स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के लिए बायोलॉजी चैप्टर 12 जो कि है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग। पार्ट सेकेंड होगा और ये न्यू क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको 3 अंक वाले संपूर्ण प्रश्न हल सहित लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, क्या इनके उत्तर होंगे, जानते हैं सब कुछ। और ये क्वेश्चन बैंक एमपी विमर्श पोर्टल द्वारा संशोधित जारी क्वेश्चन बैंक है जो कि आपके आने वाली बोर्ड एग्जाम जिसमें काफी कम समय रह गया है उसके लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें 3 अंक वाले जो लघुत्तरीय प्रश्न आज हम देखने वाले हैं ये सभी 5 प्रश्न इसमें हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, फोरेंसिक विज्ञान क्या है और फोरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि को समझाइए। तो देखिए 3 अंक के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पूरा समझाना इसमें जरूरी नहीं है क्योंकि 3 अंक का है। तो सबसे पहले तो हमें फोरेंसिक विज्ञान क्या है इसे समझाना है। तो देखिए फोरेंसिक विज्ञान जिसे हम न्यायिक विज्ञान भी कहते हैं, है ना, ये विज्ञान की वो शाखा होती है जो मुख्यतः अपराध की जांच के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित होती है। मतलब इस विज्ञान की जो शाखा है फोरेंसिक साइंस, इसमें क्या किया जाता है कि अपराध की जांच करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया जाता है। फोरेंसिक वैज्ञानिक जो होते हैं ये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से अपराध स्थल से एकत्रित किए गए सुरागों को अदालत में प्रस्तुत करने के वास्ते स्वीकार्य सबूत के तौर पर इन्हें परिवर्तित करते हैं और ये प्रक्रिया अदालतों या कानूनी कार्यवाहियों में विज्ञान का प्रयोग या अनुप्रयोग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी सुराग अपराधी यहाँ पर करते हैं, अपराध स्थल से जो प्राप्त करते हैं उनकी छानबीन करते हैं और उन्हें सबूत के रूप में परिवर्तित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करें इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस प्रकार से शामिल होती है। तो फोरेंसिक वैज्ञानिक जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपराध स्थल से जो भी अपराध करने वाले व्यक्ति होते हैं या उसमें प्रभावित जो भी व्यक्ति होते हैं के शारीरिक सबूतों का विश्लेषण करते हैं, है ना, जो भी संदिग्ध होते हैं उनके सबूतों की तुलना करते हैं और न्यायालय में विशेषज्ञ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब जैसे ये सबूत होते हैं इसमें जैसे रक्त के चिन्ह हुए, लार हुए, शरीर का अन्य कोई भी तरल पदार्थ हुआ, बाल हुए, उंगलियों के निशान हुए, रक्त आदि के धब्बे हुए, कुछ भी इसमें शामिल हो सकता है। अब इन सभी का क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है और संदिग्ध व्यक्ति से उसका मिलान किया जाता है और इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसमें शामिल हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा 3 अंक का जो उत्तर होगा ये इसमें कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पर पारजीवी जीवाणु तथा जंतुओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरणों के द्वारा समझाइए। तो देखिए पारजीवी जीवाणु तथा जंतु की यदि हम बात करें तो पारजीवी जो जंतु या जीवाणु जो भी नाम दे दिया जाए आपको तो उसका सीधा मतलब होता है ट्रांसजेनिक। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है, जिनमें बाहरी जीन जो है वो प्रविष्ट कराए जा चुके हैं। अब देखिए यदि बैक्टीरिया की बात की जाए यहाँ पर पारजीवी जीवाणु की तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, है ना, ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके डीएनए परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित होता है। देखिए थोड़ी सी डेफिनेशन आपको यदि समझ नहीं आ रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जिनमें बाहरी जीन जो है वो प्रविष्ट कराए जा चुके हैं और वो जीन जो है वो अपना लक्षण अभिव्यक्त भी करते हैं। तो ऐसे जंतु को हम कहते हैं पारजीवी जंतु। ठीक है, अब इसमें उदाहरण बैक्टीरिया का बताना चाहे तो एस्चेरिया कोलाई है। इसी प्रकार जंतु की बात करें तो चूहे जो है, कुछ चूहे भी ऐसे बनाए जा चुके हैं, है ना, तो इन्हें हम पारजीवी जीवाणु कहते हैं। और एस्चेरिया कोलाई जैसा पर एक उदाहरण है पारजीवी जीवाणु का जो कि मधुमेह रोग के निदान के लिए इंसुलिन को उत्पन्न करता है। अब इंसुलिन जो अणु होता है ये 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जिसमें ए और बी श्रृंखला जो कि आपस में डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती है और इंसुलिन की दोनों श्रृंखलाओं का जैव संश्लेषण एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं प्राक इंसुलिन के रूप में होता है। तो यहाँ पर उदाहरण हमारा एस्चेरिया कोलाई जीवाणु का हो जाएगा। और मानव और अन्य स्तनधारियों में इंसुलिन जो होता है प्राक हार्मोन्स संश्लेषित होता है जिसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे पेप्टाइड सी पेप्टाइड कहते हैं
और ये सी पेप्टाइड जो होता है ये परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, जो कि परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण हम दे सकते हैं इस एस्चेरिचिया कोलाई का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जो फसलों के उत्पादन के लाभ और हानि की तुलना कीजिए। तो देखिए जो ट्रांसजेनिक फसलें हैं तो उसमें लाभ क्या है और हानि क्या है, दोनों बातें हमें इसमें शामिल करना है। तो देखिए यदि हम लाभ की बात करें तो पहले हमने लाभ है और फिर बाद में यहाँ पर हानि है। तो देखिए लाभ में फसलों के पोषण गुणवत्ता में सुधार हुआ है और जैसे जैसे अधिक उत्पादन, अच्छे प्रोटीन है ना, अच्छे आवश्यक गुणों जैसे गेहूं की बेकिंग तथा गुणवत्ता आदि की, जौ की मल्टिंग गुणवत्ता आदि का विकास हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें पोषकता, गुणवत्ता आदि का सुधार हुआ। इसी के साथ में लवण, सूखा सहिष्णुता आदि इस प्रकार की जो फसलें हैं जो अजैव प्रतिबलों जैसे कि ठंड, सूखा, लवणता आदि के प्रति अधिक सहिष्णु होते हैं, उनमें भी सुधार किया गया। इसी के साथ में इस प्रकार की फसलें रासायनिक कीटनाशकों पर कम निर्भर करती है और इस प्रकार की फसलें कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को भी कम करती है। इस प्रकार की फसलें ऐसे पादपों के विकास में सहायक है जिनमें वैकल्पिक पदार्थों की आपूर्ति भी की जा सकती है। तो यहाँ पर ये हो जाते हैं इनके लाभ। अब बात करें इनके नुकसान या इनके हानि की, तो देखिए इनमें हानि कोई विशेष नहीं है। देखिए कुछ हानियां फिर भी इसमें शामिल हैं। इस प्रकार की कुछ फसलें जो होती है बीज उत्पन्न करने की इनमें शक्ति नहीं होती, मतलब ये कम बीज उत्पन्न करती है या ना के बराबर, जिससे प्रत्येक वर्ष किसान को नए बीज खरीदना होते हैं और छोटे किसान प्रत्येक बार इन फसलों को नहीं उगा सकते क्योंकि ये फसलें महंगी पड़ती है और इस प्रकार की फसलों से लोगों में एलर्जी उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से कुछ ये इनके डिसएडवांटेज भी शामिल हैं इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए देखते हैं बायोपायरेसी जिसे हम जैविक चोरी, जैविक डकैती आदि के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए आज विश्व में बहुत से ऐसे संगठन या बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई हैं जो कि किसी देश विशेष में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के दोहन कर रही है ना, और इस प्रकार के जैविक संसाधनों के अनाधिकार दोहन को ही हम बायोपायरेसी कहते हैं। मतलब बिना किसी अधिकार के उनका उपयोग करना, उनका उत्पादन करना और उसे बाजारों में बेचना। अब देखिए ये जो अनाधिकृत दोहन या उपयोग है इसी को हम बायोपायरेसी कहते हैं और वास्तव में जैव पायरेसी या बायोपायरेसी जो होती है जैव संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग है। अब विश्व के कुछ विकसित देश अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और विकासशील देशों के जैविक संसाधनों से लाभ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। अब इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, वो इन संसाधनों का उपयोग करके बहुत बड़ा लाभ अर्जित करती है, परंतु स्थानीय समुदाय के जो लोग होते हैं या स्थानीय समुदाय होता है उसे इसका लाभ देने के बजाय वो अपने उत्पादों को उन्हें अत्यधिक कीमत पर बेचते हैं। तो इस प्रकार से जो स्थानीय समुदाय होता है वो तो वंचित हो जाता है और ये अपना प्रोडक्शन करके उसे बाजारों में बेचते हैं और लाभ अर्जित करते हैं। तो इसी को हम बायोपायरेसी या जैविक चोरी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को लिखिए। अब देखिए जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में क्या उपयोग है, तो इसमें बहुत से उपयोग इसके शामिल हैं, पर 3 अंक के हिसाब से हम 2-3 उपयोग इसमें बता सकते हैं। तो देखिए यदि हम बात करें पहले पौधों की उत्पादकता में सुधार की, तो इसमें पौधों की उत्पादकता में सुधार हुआ। जैसे अभी हमने ट्रांसजेनिक फसलें देखी थी, है ना, तो इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीनों का स्थानांतरण हुआ। जैसे धान्य या सोया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण गुण पैदा करने के प्रयास में भी इसमें काफी सफलता मिली है। इसी के साथ साथ केंद्रीय हरित लवक जीन्स को पुनः समायोजित करके फसली पौधों की प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाने के प्रयास भी इसमें किए जा रहे हैं। इसके अलावा C3 पौधों को कन्वर्ट किया गया C4 पौधों में, और भी इस तकनीक से भी उसमें आशा प्राप्त हुई है। बात करें इसमें फसलों या पौधों के सुरक्षा के सुधार की, तो देखिए इसमें कुछ जंगली प्रजाति के जो पौधे थे या जंगली प्रजातियों से जीनों को प्राप्त करके उनको फसली पौधों में स्थानांतरित किया गया। साथ ही साथ उनमें परजीवी, कीड़े मकोड़ों आदि के प्रति भी प्रतिरोधकता उत्पन्न की गई।
बेकार जीन्स को जैव तकनीकी के द्वारा पृथक करके पौधों को हानि से बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें कृषि में जैव प्रौद्योगिकी को शामिल करके बहुत सारे इसमें उपयोग इसमें शामिल हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि अब यही लगे आपके पास बुक है उसमें यदि आपको मिलते हैं उत्तर तो आप वहां से भी उत्तर को लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आज के जो हमारे क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। अब क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।